हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूनिट 5 जो हमारी हिंदी कविता है यूजीसी नेट में, तो आज हम उसी में जो हमारी आधुनिक कविताओं की श्रृंखला चल रही थी उसी में आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में हम उनकी 3 कविताओं को देखेंगे। जूही की कली, जागो फिर एक बार, बांधो न नाव इस ठाम बंधु, जिसमें हम कविताओं को पढ़ेंगे, मूल पाठ का अध्ययन करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए तथ्यों की भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार दिसंबर 2024 में कविताएं आएंगी, कविताओं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। क्योंकि इससे पिछले वाले जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कविताओं से प्रश्न नहीं थे, लेकिन इससे पिछले वाले पर जाएंगे, सेकंड पर जो एग्ज़ाम हमारा कैंसिल हुआ था उसमें कविताओं से बहुत प्रश्न थे। तो आप यूनिट 5 पर ज़रा ध्यान दीजिए, इससे प्रश्न अब की बार आने की संभावना है, तो आप ज़रूर देखिएगा। आइए हम देखते हैं। दोस्तों अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो उससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानेंगे कुछ। तो देखिए कि निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा कि निराला हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो हमारे छायावाद के प्रमुख स्तंभ में एक हैं। तो कौन है वो? छायावाद का जो प्रमुख स्तंभ है जिसमें 4 माने जाते हैं, निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, उसमें तानंदन पंत। ठीक है दोस्तों, निराला हमारे छायावाद से संबंध रखते हैं। निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन के निराला के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो आपको इनमें से 4 पॉइंट दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि निराला को हम सलाहकार पुरुष के नाम से जानते हैं। और निराला की पहली कविता की बात करें तो निराला की पहली जो कविता है सबसे पहले वह जूही की कली हमें देखने को मिलती है, जो हमारे सिलेबस में अभी लगी हुई है। निराला की हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। यानी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक, यानी पहले तक जो अब तक कविताएं चली आ रही थी छायावाद में, उनमें कोई ना कोई छंद होता था लेकिन निराला ने आकर ये छंद का विधान तोड़ा और साथ ही उन्होंने जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उससे बोलते हुए कहा कि जब स्वतंत्रता व्यक्ति की हो रही है तो उसमें क्यों कविता की भी स्वतंत्रता क्यों न की जाए। तो उसी में उन्होंने मुक्त छंद का समर्थन किया, जिसे हम रबर छंद या केंचुआ छंद भी कहते हैं, मुक्त छंद को। नेक्स्ट बिंदु है कि निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। यानी जो कवित्व हमारा छंद है उसे निराला ने क्या कहा है, तो हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक है दोस्तों, निराला ने परमल की भूमिका में कहा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं बता रहा था वही बात है। आगे हम देखेंगे उनकी रचनाएं। दोस्तों रचनाओं से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए निराला जी की अगर हम रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले जो उनकी रचना है वह है अनामिका। ठीक है दोस्तों, अनामिका उनकी महत्वपूर्ण रचना है और ज़्यादातर उनकी जो बहुत अच्छी कविताएं हैं वो अनामिका कविता संग्रह में ही संकलित हैं। और इसके इसके अगर आप देख रहे हो तो एक बार 1923 लिखा है, एक बार 1938 लिखा है। तो दरअसल 1938 में इसका सेकंड संस्करण आया जिसमें कई कविताएं जोड़ी गईं, जैसे राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, वह इसी संस्करण में जोड़ी गई थी 1938 में। ठीक है दोस्तों, यानी निराला सबसे पहली है, यानी 1923। फिर है हमारी परिमल जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 है। फिर है गीतिका जिसका जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। और जो गीतिका उनका काव्य संग्रह निकला, इसकी भूमिका किसने लिखी थी, तो ये प्रसाद ने लिखी थी। इसकी भूमिका ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर है हमारी तुलसीदास। तुलसीदास के ऊपर उन्होंने एक लंबी कविता लिखी जिसका प्रकाशन 1938 में आया। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारी कुकुरमुत्ता जिसका प्रकाशन वर्ष 1942 है। फिर अड़िमा है 1943। फिर है उनका बेला काव्य संग्रह जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। फिर नए पत्ते जिसका प्रकाशन वर्ष 1946। अर्चना 1950। आराधना 1953। फिर है गीत कुंज 1954। फिर है लास्ट में उनकी सांध्य कांकली जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रकाशन वर्ष आप क्रम से ध्यान रखिए, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको पूछ देगा, इनमें से 4 देके कि इन्हें प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाइए।
तो दोस्तों पहले आप इन प्रश्नों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप पहले की याद कर लीजिए, तो फिर आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि अनामिका 1923 और 1938, ठीक है दोस्तों। फिर परिमल, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, इनको आप चार को याद कर लीजिए, ठीक है। कुकुर मुत्ता ज़्यादातर आपको पता ही होगा, 1942 की रचना है, ये प्रगतिवाद के दौर की रचना है। तो ऐसे ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, निराला की महत्वपूर्ण कविताएं कौन कौन सी हैं, इनके शीर्षक दे के पूछ देगा। तो देखिए परिमल में जो कविताएं संकलित हैं उनकी, वो हैं जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा और भिक्षुक, ठीक है दोस्तों। तो ये जो परिमल में जो कविताएं संकलित हैं वो ये वाली कविताएं संकलित हैं, ये वाले शीर्षक हैं। फिर हम अनामिका की बात करें तो अनामिका भाग 2 में, यानी 1938 में जो उनका सेकंड एडिशन आया अनामिका का, उसमें कौन कौन सी कविताएं हैं, तो उसमें है कि सच है, रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ठीक है दोस्तों। ये वाली दोनों की कविता महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा कि एक सरोज स्मृति, एक राम की शक्ति पूजा और एक तोड़ती पत्थर, ठीक है दोस्तों। तो ये रचनाएं किसमें हैं, अनामिका के दूसरे संस्करण में प्रकाशित होती हैं। साथ ही बात करें छायावाद में, उस समय महाकाव्य की जगह अब वो लंबी कविताएं लिखी जाने लगी थीं। तो उन लंबी कविताओं में निराला की कौन कौन सी लंबी कविताएं हैं जिन्हें लंबी कविताएं कहते हैं, तो उसमें है यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र और राम की शक्ति पूजा। इन कविताओं को लंबी कविता के नाम से भी जानते हैं। तो जरूर ध्यान रखिए कौन कौन सी कविता हैं, यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र और राम की शक्ति पूजा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने वही बिंदुओं को रखा है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे प्रश्न आए हुए हैं। अगर आप PY की उठा के देखेंगे तो आपको कविताओं से जो भी प्रश्न आए होंगे उनमें से ये प्रश्न जरूर आए होंगे, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। मैंने अपने नोट्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई हैं कि ज़्यादा चीज़ें रखने से आप लोगों को लगे कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ वही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, पहली कविता है हमारी जूही की कली, जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है NTA UGC नेट के में। तो अगर हम जूही की कली की बात करें तो जूही की कली निराला की सबसे पहली कविता है। जो उन्होंने पहली कविता लिखी वो जूही की कली ही लिखी है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1916। दरअसल दोस्तों जूही की कली विवादास्पद कविता रही है हिंदी साहित्य में। इसका प्रकाशन वर्ष 1916 है और बाद में इसका संकलन परिमल में होता है 1930 में, ठीक है दोस्तों। अगर इसका प्रकाशन पूछे तो 1930 है, लेकिन अगर इसका संकलन पूछे तो वो परिमल में जब एडिशन आया था परिमल का तो 1930 में उसका संकलन किया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पहले इसका संकलन अनामिका में किया गया था, ये तथ्य जरूर ध्यान रखना। जूही की कली का अगर पूछे कि पहले इसका संकलन किस में किया गया तो वो अनामिका में किया गया था, ये आप जरूर ध्यान रखिए। फिर है ये निराला की पहली रचना है, सरस्वती पत्रिका ने इसे अश्लील माना। दोस्तों जब जूही की कली कविता को निराला ने लिखा उस समय सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो जब ये कविता निराला के उनके पास गई तो उन्होंने इसे सरस्वती में छापने से मना कर दिया और साथ ही इसमें इसके अश्लीलता को बोला कि यह कविता अश्लील है, इसलिए अश्लील कह के उन्होंने यह कविता को नकार दिया। तो निराला ने फिर कोई बात नहीं, लेकिन फिर बाद में ये कविता जब मतवाला पत्रिका में छपी तो मतवाला पत्रिका में वो लेकर गए तो इसका प्रकाशन हुआ तो मतवाला पत्रिका से हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जूही की कली के बारे में कि जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है। नायिका जूही की कली नायक पवन के वियोग में है। नायक पवन उसे छोड़कर दूर मलयागिरी को पर्वत पर चला गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये कविता है, कविता का विषय। अब हम कविता देखते हैं। तो देखिए जो पंक्तियां मैंने हाईलाइट कर रखी हैं दोस्तों, बोल्ड कर रखी हैं, उन्हें आप जरूर ध्यान रखिए। वो पंक्तियां एज इट इज पूछी गई हैं और उन्हें पूछने की संभावना है, तो उन्हें भी आप साथ में ध्यान रखिए। तो शुरू करते हैं हम। बिजन बन बल्लरी पर बन, सोती थी सुहाग मग्न स्वप्न स्नेह भरी, अमल जूही की कली तन तरुणी कोमल, द्रगबंद किए शिथिल पत्रांक में। यानी जो बिजन बन बल्लरी वन में, यानी वन में जो जूही की कली है वह सोई हुई है पत्रों के अंक में, यानी पत्रांक में, शिथिल पत्रांक में, यानी जो पत्रों
की जो गोद है उसमें जो जूही की कली है वो सोई हुई है। बासंती निशा थी, विरह संग छोड़ प्रिया विधुर, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। यानी जो उसका प्रिय है, यानी जो नायक है, वह उसे छोड़कर, विरह में छोड़कर वो कहीं दूर चला गया है मलयानिल पर्वत पर। ठीक है दोस्तों। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। यानी फिर जो नायिका है वो सपने देख रही है, उसमें क्या है कि आई याद बिछुड़न से मिलन की वह बात, आई याद चांदनी की धुली हुई वह रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन कानन गिर सरित गहन सर, कुंज पुंजों को पार कर लता, पहुँचा जहाँ उसने की केल, कली खिली साथ सोती थी जानो कहो कैसे, प्रिय आगमन वह नायक ने चूमे कपोल। यानी इनमें कहा गया है कि जो उसका कांता था, कांता दोस्तों पति को कहते हैं, तो जब आई याद कांता की कमनीय गात, यानी कांता पति को कहते हैं, तो जब वो सोई हुई थी, तो जब वो पवन को यानी उसके नायक को जब ध्यान आता है, तो फिर वह आता है तो देखता है कि जो जूही की कली है वह सोई हुई है, और उसने उसके नायक ने चूमे कपोल, यानी उसने जो जूही की कली है उसके गालों को चूमा है। फिर देखिए कि डोल उठी बल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मुँह दे रही, किवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे हृदय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती। यानी क्योंकि इसका जो नायक है वो पवन है, तो एकदम से पवन का झोंका आता है और जो जूही की कली है वो हिलने लगती है, यानी पवन ने उसे झकझोर डाला है, तो एकदम से जो युवती है यानी जो जूही की कली है वो चौंक जाती है। चकित चितवन ने चारों ओर फिर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। यानी जैसे ही वो जागी है तो उसने एकदम से अपने नायक को यानी प्रेमी को पास में देखा है, अपनी सेज के पास में देखा है, तो वो खुश हो गई है और दोनों ने आराम से वहीं पे खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे जो हमारी कविता है निराला की, वह है हमारी जागो फिर एक बार। ठीक है दोस्तों। तो जागो फिर एक बार शीर्षक से जो हमारी कविता लगी हुई है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1926 और यह परिमल में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930। ठीक है दोस्तों। यानी अगर कविता का प्रकाशन की बात करें तो वो 1930 में प्रकाशन हुआ, लेकिन जब बाद में इसका जो संकलन है वो परिमल में है, जो 1930 में जिसका प्रकाशन आया। प्रकाशन की बात करें तो मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई 1926 में ही, जैसा कि लिखा है। अगर इस कविता की बात करें तो ये राष्ट्रीय जागरण की कविता है। यानी दोस्तों जो ये 1926 का दौर था, इस समय स्वाधीनता आंदोलन की चरम स्थिति थी। ठीक है दोस्तों। यानी इसी समय गांधी जी पूरे भारत को आह्वान कर रहे थे, पूरा देश इसमें था कि बस जल्दी कैसे ही आज़ादी मिले। तो ये राष्ट्रीय जागरण की कविता है। यानी जो कवि लोग थे वो भी अपनी लेखनी से कविताएं लिखकर लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे, और उन्हें अपने जो अतीत का गौरव है उसकी याद दिलाकर कह रहे थे कि हम ऐसे नहीं थे, हमें बहुत ताकत है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो वही कवि लोग कर रहे थे। ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय जागरण है, ये 4 चरणों में है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये 4 चरणों की कविता है। अगर रामविलास शर्मा की बात करें तो रामविलास शर्मा ने इस कविता के बारे में क्या कहा है, तो रामविलास शर्मा ने गुरु गोविंद सिंह पर रचित बताया है। यानी इस कविता में अगर हम अभी पढ़ेंगे तो देखिए इसमें गुरु गोविंद सिंह का नाम लिया गया है। यानी गुरु गोविंद सिंह ने जब वह सिक्के हैं जिन्होंने जब दुश्मन के सामने उन्होंने बोल दिया था कि 1.25 लाख से एक लड़ रहा हूँ, वो उसी बात को इस कविता में देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि यह कविता उन्होंने गुरु गोविंद सिंह पर रचित है। ठीक है। तो आइए देखें कविता कि जागो फिर एक बार, प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण किरण पंख तरुण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधुमौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार।
अस्ताचल चले रवे ससमय छवि विभावरी, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी। एक कट चकोर प्रिय कोर दर्शन, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी। घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर व्याकुल कुल भार। खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर, मद यौवन उभार उर। जागो फिर एक बार, प्यूरब पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विग्धा बधू। याद कर बीती बातें रातें मन मलिन की, मूंद रही पलकें चारू, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यभा बार। जागो फिर एक बार, सहृदय समीर जैसे पहुँचे प्रिय नयन नीर। शयन शिथिल बाहें भर स्वप्न लिन आवेश में, आतुर उर बसंत मुक्त कर दो, सब सुप्त सुखोन्माद हो। छूट अलस छूट फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋतुगुच्छ कामी केश कुटिल प्रसार। तन मन थक जाए मृदु रस भिसी समीर में, बुद्ध बुद्ध में हो लीन मन में मन जीव जीव में। एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार। जागो फिर एक बार, उगे अरुणाचल में रवे, आई भारती कंठ में रत कवे। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात गई रात खुला दिन। ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार। जागो फिर एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कविता है। अब हम नेक्स्ट कविता है वो बात करेंगे, बांधो न नाव इष्ठाम बंधु। दोस्तों ये कविता जो निराला हैं उनकी ये बहुत अच्छी कविता मानी जाती है, और इस कविता में उसका जो प्रेम का संयोग है उसकी ये कविता है। तो ये कविता बहुत अच्छी मानी जाती है, और एक बार आप भी गुनगुनाइए तो बहुत अच्छी कविता है। देखते हैं इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1950 में इसका प्रकाशन होता है, और ये मेघदूत पत्रिका में प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके संकलन की बात करें, बांधो न नाव इष्ठाम बंधु की, तो ये अर्चना जो उनका काव्य संग्रह आया था 1950 में, उसी में यह कविता संकलित थी। ठीक है दोस्तों, ये छोटी कविता है, यानी ये छोटी कविता है, 10 पंक्ति की मात्र कविता है। और इस कविता में एक मुख्य रूप ये बात ध्यान रखना दोस्तों, इस कविता के प्रत्येक छंद में 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये 16-16 मात्राएं इसके प्रत्येक छंद में। तो ये बातें तुम जरूर ध्यान रखना कि ये 10 पंक्ति की कविता है और इसमें 16-16 मात्राएं हैं। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं बिंदुओं से पूछा जाएगा। सबसे पहले इसका प्रकाशन किस में हुआ, तो मेघदूत पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। साथ में छोटी कविता है मात्र 10 पंक्ति की, और इसमें 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं हैं। देखें कविता कि बांधो न नाव इस ठाम बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धसकर। और दोस्तों मैं ले में तो नहीं गा सकता, मेरी ले नहीं है ऐसी। आंखें रह जाती हैं फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दाँव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 कविताओं का अध्ययन किया, और जो परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों दरअसल एनटीए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपको प्रत्येक पंक्ति पूछ देगा। ऐसे इसमें से अगर 2 पंक्ति पूछ देगा कि ये किस कविता से हैं, या इनमें से 2-3 पंक्ति दे के पूछ देगा कि इन्हें अरेंजमेंट कीजिए, यानी पहली पंक्ति कौन सी आई है फिर कौन सी आई हुई है, तो आपको कविता पूरी पढ़नी होगी। तो एक बार आप स्वयं भी अध्ययन कीजिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सरोज स्मृति का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।